इंटरनेशनल है। आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोता दोस्तों को आपकी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट का प्यार भरा नमस्कार। चीनी कहानी कार्यक्रम में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपके लिए लाई हूँ दार्शनिक स्थलों से जुड़ी कथा। हम कहानी के माध्यम से चलेंगे मध्य दक्षिण चीन के आनहुई प्रांत में स्थित हुआंगशान पर्वत पर। मध्य दक्षिण चीन के आनहुई प्रांत में स्थित हुआंगशान पर्वत चीन का एक लोकप्रिय दर्शनीय स्थल है और विश्व प्राकृतिक धरोहरों की सूची में भी शामिल है। हुआंगशान पर्वत का नाम पहले ईशान था, बाद में उसका नाम बदलकर हुआंगशान रखा गया। इसकी क्या वजह है, तो आइए दोस्तों जानते हैं। चीनी पौराणिक कथा के अनुसार हुआंगती चीन का पूर्वज था। वह राजा के आसन पर 100 साल बैठा और उसे प्रजा का बड़ा सम्मान मिला। अधिक उम्र होने के चलते उसने राजा की गद्दी कम उम्र वाले हाओ के हवाले कर दी। लेकिन हुआंगती जीवन से गहरा प्रेम करता था। वह यूं ही बेकार बैठे मरना नहीं चाहता था। अतः उसने अमर रहने के रहस्य की खोज करने का निश्चय किया। वह ताओ धर्म के आचार्य रोंगछंग और फूचियोकोंग को अपना गुरु बनाकर उनसे संजीवनी बूटी बनाने की कला सीखने लगा। ताओ धर्म चीन का अपना धर्म है। इसके विकास के प्रारंभिक काल में परंपरा के अनुसार संजीवनी बूटी बनाने की लगातार कोशिश की जाती रही। संजीवनी बनाने के लिए एक शांत और सुंदर पहाड़ी क्षेत्र चुनना आवश्यक था। जीवन शक्ति से ओतप्रोत स्थल में बूटी तैयार की जा सकती थी। इसलिए हुआंगती अपने दोनों गुरुओं के साथ ऐसी जगह की खोज करने लगा। उन्होंने कई पहाड़ों और नदियों को पार कर देश का कोना कोना छान मारा। अंत में मध्य दक्षिण चीन के ईशान पहाड़ पर आ पहुंचे। इस पहाड़ में बहुत सी ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं जो आकाश से बातें करती हुई जान पड़ती हैं। चोटियों के बीच सफेद बादल रेशमी कपड़े की भांति तैरते हुए प्रतीत होते हैं। घाटियां गहरी और सीधी हैं। पहाड़ी में कोहरा फैला रहता है। इस प्रकार के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर हुआंगती एकदम मोहित हो गया और वे तीनों इस जगह को संजीवनी बूटी बनाने की जगह मानने लगे। वे ईशान में बसकर रोज लकड़ी काटने, जड़ी बूटी तोड़ने तथा खनिज खोजने में जुटे रहे और संजीवनी बूटी बनाने की कोशिश करते रहे। कहा जाता था कि संजीवनी बनाने के लिए उसे 9 बार तेज आंच में गर्म करना होता था। यह एक अत्यंत कठोर और लंबा काम था। लेकिन इस चुनौती के सामने भी हुआंगती का संकल्प नहीं डिगा। लगातार 480 साल के अथक प्रयास के बाद चमकदार स्वर्णिम बूटी आखिरकार तैयार हो गई। एक बूटी के सेवन से हुआंगती को अनुभव हुआ कि उसका शरीर बिल्कुल हल्का हो चुका है और वह पक्षी की तरह हवा में उड़ने में सक्षम हो गया। हुआंगती के सफेद बाल पुनः काले हो गए, लेकिन बुढ़ापे के कारण उसकी त्वचा में जो झुर्रियां पड़ी थी वह खत्म नहीं हुई। उसी दौरान एक पहाड़ी की दरार से अचानक लाल रंग का गर्म फव्वारा फूट पड़ा। पानी गर्म गर्म और सुगंधित था, जिसमें से महक वाली भाप उठ रही थी। हुआंगती के गुरु फूचियोकोंग ने हुआंगती को लाल रंग के पानी में नहाने को कहा और हुआंगती 7 दिन इसी पानी में रहा। उसकी पुरानी त्वचा पानी के बहाव के साथ चली गई।
उसकी जगह नई त्वचा आ गई। वह देखने में बहुत जवान और तरोताजा हो गया। उसमें नवजीवन का संचार हो गया और वह मौत से मुक्त होने वाला देवता बन गया। चूंकि ईशान ख्वांगती की संजीवनी खाकर देवता बनने की जगह था, इसलिए उसका नाम भी बदलकर ख्वांगशान हो गया। ख्वांगशान पर्वत में एक अत्यंत मशहूर दर्शनीय स्थल है, जहां गहरी घाटी में एक गगनचुंबी पर्वत चोटी सीधी खड़ी नजर आती है। पर्वत चोटी का सीधा खड़ा भाग गोलाकार, पतला और सीधा है, जो देखने में एक कलम जैसा लगता है। चोटी का सबसे ऊपरी हिस्सा सुपारी सा लगता है। पूर्वी पर्वत चोटी परंपरागत चीनी ब्रश वाले कलम सरीखी मालूम होती है। इस चोटी पर एक प्राचीन देवदार का पेड़ है। दूर से देखने में लगता है मानो एक विराट कलम पर एक फूल खिला हो। इसलिए इस पर्वत चोटी का नाम पड़ा कलम का पुष्प। कलम का पुष्प पर्वत के बारे में एक रोचक कथा प्रचलित है। कहते हैं कि चीन के थांग राजवंश के महान कवि ली पाए ने एक रात सपने में देखा कि वह हवा के एक झोंके के साथ समुद्र में खड़े एक देव पहाड़ पर आ पहुंचा है। समुद्री पहाड़ बादलों के धुंध में झांक रहा है। पहाड़ पर फूल पौधों की बहार है। कुदरती सुमन से मोहित होकर ली पाए ऐसा डूबा कि इसी क्षण में एक विराट ब्रश का कलम समुद्री जल राशि में से निकलकर सीधा खड़ा हो गया, जैसा एक पत्थर का डंडा सीधा खड़ा हुआ हो। ली पाए ने सोचा कि काश मैं इसी प्रकार के एक विराट कलम का स्वामी बनूं, तो मैं विशाल धरती को स्याही पात्र बनाऊं, समुद्री जल राशि की स्याही ले लूं और नीले आकाश को कागज के रूप में इस्तेमाल करूं और कुदरत के सभी सौंदर्यों को काव्य में बदल लूं। ली पाए अपनी कल्पना में घूम रहा था कि अनायास अनूठे संगीत की सुरीली धुन सुनाई देने लगी। इस विराट कलम के मुंह से पंचरंगी रोशनी निकली। वहां लाल रंग का एक खूबसूरत फूल खिल उठा। फूल वाली कलम ली पाए की ओर उड़ते हुए निकट आ रही थी। कलम को निकट आते आते देख ली पाए ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहा। अभी उसकी उंगली कलम को छूने को ही थी कि उसका सपना टूट गया और फूल की कलम अदृश्य हो गई। सपने से जागने के बाद ली पाए ने फूल की कलम वाली जगह पहचानने की लाख कोशिश की, पर उसे सफलता नहीं मिली। वह देश के विभिन्न मशहूर पहाड़ों और नदियों का दौरा करने निकला और फूल की कलम वाला स्थान ढूंढता रहा। अंत में ली पाए ख्वांगशान पर्वत आया। पर्वत घाटी में सीधी खड़ी उस कलम रूपी चोटी को देखकर ली पाए के मुंह से यह शब्द निकला, वाह, यह वही फूल की कलम है जो मैंने सपने में देखी थी। कहते हैं कि फूल की कलम वाला पर्वत देखने के बाद ली पाए की कविताओं में नई ताजगी आ गई। उसके कलम से तमाम मशहूर कविताएं निकली। तो दोस्तों, अभी आपने सुनी मध्य दक्षिण चीन के आंख्वे प्रांत में स्थित ख्वांगशान पर्वत के बारे में कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी बेहद पसंद आई होगी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं अब एक और कहानी। मैं आपको सुनाऊंगी कहावतों से जुड़ी एक कथा, जिसका शीर्षक है 5 मन चावल के लिए न झुकना। इसे चीनी भाषा में पुवे ऊतोमी त्रयाओ कहा जाता है। इसमें ऊतोमी का अर्थ है 5 मन चावल।
जबकि चयाव का अर्थ है कमर झुकना। तो दोस्तों आइए सुनते हैं कहानी। चीन के चिन राजवंश में थाओ युआन मिंग नाम के महाकवि पद और धन दौलत से लगाव न रखने और तानाशाही से नफरत करने की वजह से चीन के इतिहास में बहुत मशहूर हैं। थाओ युआन मिंग का जन्म सन 365 में हुआ था। उनके दौर में चीन डावाडोल स्थिति से गुजर रहा था और लोगों का जीवन बहुत मुश्किल में था। सन 405 के शरद में अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए थाओ युआन मिंग घर से कुछ दूर फंगसी काउंटी में जिलाधीश के पद पर काम करने गए। उसी साल सर्दियों में उसके ऊपर वाले विभाग से फंगसी काउंटी के निरीक्षण के लिए एक अधिकारी भेजा गया। यह अधिकारी बड़ा घमंडी था और उसने वहां पहुंचते ही जिलाधीश को बुलावे के लिए आदमी भेजा। खबर पाकर थाओ युआन मिंग को इस अधिकारी के इस प्रकार के अधिकार के दुरुपयोग और दुर्व्यवहार से नफरत हुई। हालांकि उसे अधिकारी से मिलने जाना पड़ा। रवाना होने से पहले थाओ युआन मिंग के अधीनस्थ सचिव ने उसे याद दिलाया। यह अधिकारी छोटी मोटी औपचारिकता पर बहुत ध्यान देता है। आपको उसके सामने अच्छे वस्त्र पहनने के साथ साथ विनम्रता दिखानी चाहिए, वरना वह आपसे बड़े नेताओं के सामने आपको खरी खोटी सुनाएगा। थाओ युआन मिंग हमेशा न्याय और सज्जनता का पक्ष लेता था और अहंकार से नफरत करता था। अधीनस्थ की बात सुनकर आह भरते हुए उसने कहा, भूख से मर भी जाऊं तो भी 5 मन चावल वेतन के लिए इस प्रकार के दुष्ट अधिकारी के सामने नहीं झुक सकता। अंततः थाओ युआन मिंग ने इस्तीफा देकर जिलाधीश के पद को छोड़ दिया। फिर जीवन भर अधिकारी का काम नहीं किया। पद छोड़ने के बाद थाओ युआन मिंग ने ग्रामीण जीवन निर्वाह करना शुरू किया। वह खुद खेती बाड़ी में भी लगा। गांव में रहने के दौरान उसने बड़ी संख्या में कई सुंदर कविताएं लिखी, जिनमें गांव के प्राकृतिक सौंदर्य, श्रम और कृषकों के जीवन का मोहक वर्णन किया गया है और ग्रामीण जीवन पर उनके अनुभव चर्चित हुए। उनकी कई कविताएं चीन के काव्य इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और आज तक भी लोगों की जुबान पर है। उदाहरण के लिए खेती बाड़ी पर अपना अनुभव व्यक्त करते हुए लिखी यह कविता, गुलदावरी का फूल तोड़ा है पूर्वी बाड़े की क्यारी से, दूर से सुमन दिखा है दक्षिणी पर्वत की तलहटी में। किसानों के कड़े परिश्रम के वर्णन में लिखी यह कविता, दाल की खेती हुई दक्षिणी पहाड़ के नीचे, घास का बाला बाला है, दाल के पौधे नगण्य। गांव का जीवन मनमोहक भी था, दूभर और कठिन भी। अकाल पड़ने पर किसानों की मेहनत बेकार हो जाती थी। बुढ़ापे में थाओ युआन मिंग का जीवन बहुत मुश्किल से बीतने लगा और घर में एक बार लगी आग ने उसका घर बर्बाद कर दिया। 62 साल की उम्र में वे इस दुनिया से चल बसे। थाओ युआन मिंग ने अपने अनुभवों के आधार पर जिन कविताओं और लेखों का सृजन किया, उससे उसकी असाधारण प्रतिभा और सृजनशीलता का पता चलता है। खासकर प्राकृतिक दृश्यों को लेकर जो कविताएं लिखी गई, उनसे स्नेह और सौहार्द भाव प्रकट हुआ, जो हमेशा पाठकों को मोहित करती हैं। कविताओं के अलावा थाओ युआन मिंग ने कई निबंध भी लिखे, जिनमें आड़ू पुष्प ग्रह शीर्षक निबंध चीन के साहित्य इतिहास में विशेष महत्व रखता है। लेख में एक सुंदर रोमांचक काल्पनिक समाज का चित्रण किया गया था, जहां न युद्ध, न गड़बड़ी, न राजा मंत्री, न ऊंच नीच, न लगान बेगार और न द्वेष शत्रुता हो, जहां सभी लोग सुख चैन से रहते हों और आपस में मेल मिलाप और शिष्टाचार के व्यवहार करते हों। इस प्रकार का सुंदर काल्पनिक समाज प्राचीन चीनियों के मन का आदर्श समाज बना और वह आड़ू के पुष्प ग्रह के नाम से जाना जाता रहा। तो दोस्तों, अभी आपने 5 मन चावल के वेतन के लिए न झुकने की कहानी सुनी। इसे चीनी भाषा में पू वै ऊतोमी चुयाओ कहा जाता है। इसमें ऊतोमी का अर्थ है 5 मन चावल, जबकि चुयाओ का अर्थ है कमर झुकना।
यह कहानी उत्तरवर्ती काल में प्राचीन चीनी बुद्धिजीवियों के लिए लोकाचार की एक आदर्श मिसाल बनी। तो दोस्तों, आज का चीनी कहानी कार्यक्रम का यह अंक यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक रोमांचक कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रखिए अपना ध्यान और दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, चाय चिया।